हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 भूगोल विषय के अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमने आपकी भूगोल विषय के अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अध्याय 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है जिसमें खनिजों के वर्गीकरण को समझाया गया है कि खनिजों को किस तरह वर्गीकृत किया गया है। खनिजों को मुख्यतः 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और आपके ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। लोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज और बहुमूल्य खनिज। लोह धात्विक खनिज का मतलब है जिसमें लोहे का कुछ न कुछ अंश होता है, भाग होता है, जिसमें लोहे के अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। वही धात्विक अयस्क की बात करें तो तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट ये आपके धात्विक खनिज के अंतर्गत अलोह खनिज है जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। फिर है बहुमूल्य खनिज जो कीमती चीजें हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। फिर बात करें अधात्विक खनिज यानी जो अधातुओं से बने होते हैं जिसमें अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चुनास्म या चूना पत्थर कह लो, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सारे अधात्विक खनिज है। फिर है ऊर्जा खनिज जहां से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इस तरह ये आपका खनिजों का वर्गीकरण मोटा मोटा किया गया है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज में। धात्विक खनिज को फिर से 3 भागों में बांटा है, लोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज और बहुमूल्य खनिज। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपका, दांतों को गलने से रोकता है। दांतों को गलने से कौन रोकता है? तो वो है आपका फ्लोराइड। कौन है? फ्लोराइड। फिर है दूसरा प्रश्न, कौन सा धात्विक खनिज है? इसमें धात्विक खनिज का मतलब है कि जिसमें कुछ न कुछ धातु का अंश पाया जाता है। तो इसमें जो प्लेटिनम है वो कौन सा है? बहुमूल्य धात्विक खनिज है। क्या है? बहुमूल्य धात्विक खनिज है। बाकी अभ्रक, पोटास और चूना पत्थर ये कैसे हैं? अधात्विक खनिज है। प्रश्न संख्या 3, कौन सा अधात्विक खनिज है? तो वो कौन सा है? आपका अभ्रक। बाकी तीनों धातु है, तांबा, जस्ता और मैग्नीज। कौन सा अलोह खनिज है जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है? तो जो आपका जस्ता है उसमें लोह का अंश नहीं पाया जाता है, अलोह खनिज है। पांचवा, कौन सा लोह खनिज है? तो जो आपका मैग्नीज है वो आपका लोह खनिज है। कौन सा ऊर्जा खनिज है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। उपयुक्त तो सभी कैसे हैं? ऊर्जा खनिज है। यूरेनियम और थोरियम से क्या प्राप्त होती है? तो यूरेनियम और थोरियम से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः यह भी एक प्रकार के ऊर्जा खनिज है। सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क कौन सा होता है? तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का लोह अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट। सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक दृष्टि से, उद्योग धंधों की दृष्टि से जो लोह खनिज है वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? वो है आपका हेमेटाइट लोह अयस्क। प्रश्न संख्या 10, गुआ और नोवामुंडी लोह अयस्क की खदानें कौन से राज्य में हैं? गुआ और जो नोवामुंडी लोह अयस्क की खदानें हैं वो है आपकी झारखंड के अंदर। फिर प्रश्न संख्या 11 है, कुदेरमुख लोह अयस्क की खदान कौन से राज्य में है? तो जो कुदेरमुख लोह अयस्क की खान है वो है आपके कर्नाटक के अंदर। प्रश्न संख्या 12, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक मैग्नीज का जो उत्पादन होता है वो होता है आपके उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 13, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 1 टन इस्पात बनाने के अंदर लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 14, वर्ष 2016-17 के अनुसार देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा? बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है, उसका सबसे अधिक उत्पादक कहां होता है 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार? तो उड़ीसा के अंदर। प्रश्न संख्या 15, नेल्लोर अभ्रक पेटी कौन से राज्य में स्थित है? तो जो नेल्लोर अभ्रक पेटी है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। फिर प्रश्न संख्या 16, वर्ष 2016-17 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है? 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य वो है राजस्थान। प्रश्न संख्या 17, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है आपका असम। 18वां, कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है?
प्राकृतिक गैस के सबसे प्रमुख प्रयोक्ता, जहां पर प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक यूज होता है, तो वो है आपके ऊर्जा और उर्वरक उद्योग, उसमें प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 19, केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? वो पाया जाता है थोरियम। प्रश्न संख्या 20, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु आदर्श क्षेत्र कौन सा? भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका उपद्सभी, जिसमें खंभात की खाड़ी भी है, कच्छ की खाड़ी भी है और सुंदरवन क्षेत्र भी है, जहां पर ज्वारीय ऊर्जा, जहां पर पानी का भराव होता है और बहुत तेज ज्वार आते हैं, वहां पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ये तीनों स्थानों पर ज्वारीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों। भू प्रॉपर्टी विभिन्न खाली जगह के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। तो जो भू प्रॉपर्टी है वो विभिन्न खनिजों के योग से, किसके? विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। साधारणतः खनिज खाली जगह में पाए जाते हैं। तो साधारणतः जो खनिज है वो अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कई सारे खनिज एक साथ मिले होते हैं। आगे बढ़ते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का कितना प्रतिशत भाग खनिज है? यानी हम जो भोजन कर रहे हैं उसका कितना प्रतिशत भाग खनिज के रूप में होता है? तो लगभग 0.3%। प्रश्न संख्या 2, अभी तक कितने खनिजों की पहचान हो चुकी है? तो लगभग 2000 से ज्यादा खनिजों की। तीसरा, मैग्नेटाइट लोहा अयस्क में कितने प्रतिशत लोहे का अंश पाया जाता है? जो कि सबसे उच्च क्वालिटी का लोहांश होता है, इसमें लगभग 70% लोहे का अंश पाया जाता है। चौथा प्रश्न, हेमेटाइट लोहा अयस्क में कितने प्रतिशत लोहे का अंश पाया जाता है? तो लगभग 50 से 60%। ओडिशा में लोहा अयस्क की खदानें कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा के अंदर जो लोहा अयस्क की खानें हैं वो प्रमुख है। एक तो मयूरभंज और केदुंझर जिले के अंदर बादाम पहाड़ की खदानें, ये लोहा अयस्क के लिए सबसे प्रमुख है। प्रश्न संख्या 6, बेलाडीला पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में है से निकलने वाले लोहा अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम पतन से कौन से देशों को किया जाता है? यानी छत्तीसगढ़ के अंदर जो बेलाडीला पहाड़ी है वहां से जो लोहा अयस्क का उत्पादन होता है उसको विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वहां से कौन से देशों को निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है? तो वो देश है जापान और दक्षिणी कोरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, गोवा और रत्नागिरी महाराष्ट्र से निकलने वाले लोहा अयस्क का निर्यात कौन से पतन से होता है? तो उसके पास में कौन सा बंदरगाह पड़ता है? मारमगांव पतन। ठीक है, मारमगांव बंदरगाह जो कि गोवा के अंदर स्थित है, वहां से गोवा और महाराष्ट्र से निकलने वाले लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पादित करती है? तो लगभग 52%। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में खेतड़ी की जो खदानें हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 10, उस खनिज का नाम बताएं जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। वो अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। फिर ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं बॉक्साइट निक्षेप के लिए। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कहां कहां है? तो अजमेर के आसपास अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 13, सर्वोच्च प्राविद्युत शक्ति, ऊर्जा हास का निम्न गुणांक और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के गुण कौन से खनिज में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक प्राविद्युत शक्ति, ऊर्जा हास का निम्न गुणांक और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता, ये गुण पाए जाते हैं अभ्रक में। प्रश्न संख्या 14, आघात वर्धनीयता, तन्य और ताप सुचालक के गुण कौन सी धातु में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं तांबे के अंदर। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। तन्य का मतलब है धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। और ताप सुचालक का मतलब है इसमें ताप और विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। वो कौन सी धातु है? तांबा। प्रश्न संख्या 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीमेंट उद्योग में आधारभूत कच्चे माल का नाम, उसका नाम है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार कहां पर है? वो स्थान है नेवेली, तमिलनाडु के अंदर। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? वो है पेट्रोलियम पदार्थ। वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक गैस को। प्रश्न संख्या 19, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का कार्य कौन करता है? वो करती है तेल शोधनशालाएं। ठीक है, फिर सीएनजी का पूरा नाम आप सबको पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और अगर एलपीजी का पूछे तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला,
प्रश्न संख्या 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम और थोरियम भारत में कहां पाया जाता है? तो ये झारखंड और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर पाया जाता है। झारखंड और राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला में आपका यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 सौर ऊर्जा उत्पादन में किस प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में बदला जाता है? तो वो है फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के द्वारा, फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा सूर्य की जो ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा, उसको डायरेक्ट विद्युत के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 भारत में पवन ऊर्जा फोरम की विशालतम पेटी कहां स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर स्थान है, नागरकोइल से मदुरई तक, वहां पर पवन ऊर्जा फॉर्म की एक बहुत ही विशाल पेटी स्थित है। देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, कौन से स्थान जाने जाते हैं? नागरकोइल तमिलनाडु और आपका है जैसलमेर राजस्थान के अंदर। अगला है महासागरीय तली में किन खनिजों की प्रचुरता है? तो महासागरों की तली के अंदर मैग्नीज ग्रंथिकाओं की क्या है? मैग्नीज खनिज की प्रचुरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघुरात्मक प्रश्न, खनिज क्या है? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित क्या होती है? आंतरिक संरचना होती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की भूप्रपटी के अंदर पाए जाने वाले जो उपयोगी पदार्थ है जिन्हें खोद के निकाला जाता है उन्हें कहते हैं खनिज। अगला है प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं? प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं? तो पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। एक तो जो पहाड़ियों का आधार होता है और जो घाटियां होती है उनके तल की रेत के तल की जो रेत होती है, तली वाला भाग, वहां पर जलोढ़ मृदा के रूप में या जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं और ये निक्षेप कहलाते हैं प्लेसर निक्षेप। ठीक है, अगला है रेट होल खनन क्या है? रेट होल खनन क्या है? तो मेघालय के जोवाई और चेरापूंजी में जनजातियों के द्वारा कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है जिसे कहते हैं रेट होल खनन। मेघालय के अंदर जगह है जोवाई और चेरापूंजी, वहां पर रहने वाली जो जनजातियां हैं वो क्या करते हैं? अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक लंबी सुरंग बनाते हैं और वहां से कोयले का खनन करते हैं, उसे कहते हैं रेट होल खनन। फिर है बेलाडीला का अर्थ क्या है? तो बेलाडीला की जो पहाड़ियां है वो छत्तीसगढ़ बैल के डील किसे क्या है? मिलती जुलती है। बैल का डील का मतलब वो जो बैल का शरीर होता है उससे मिलती जुलती है, इसी वजह से ये नाम बेलाडीला पड़ा है। ठीक है, आगे कुद्रे मुख का अर्थ क्या है? तो कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का होता है घोड़ा और कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, अतः उसका नाम रखा गया है कुद्रे मुख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न, मैग्नीज अयस्क के दो उपयोग। तो मैग्नीज अयस्क के जो उपयोग हैं, एक तो लोहा इस्पात बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में और पेंट उद्योग के अंदर मैग्नीज अयस्क का उपयोग किया जाता है। फिर तांबे का उपयोग बताएं, बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग के अंदर तांबे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न कोटि के भूरे कोयले का नाम। तो निम्न कोटि का जो भूरा कोयला होता है वो होता है लिग्नाइट। कोयले के प्रकार, कोयले के 4 प्रकार हैं। ठीक है, कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं? तो 4 प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म होती है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। फिर बिटुमिनस वाणिज्यिक उपयोग सर्वाधिक, यानी उद्योग धंधों के अंदर सबसे अधिक उपयोग होने वाला कोयला है बिटुमिनस और लोहा प्रगलन में सबसे अधिक उपयोग में काम आता है। फिर है लिग्नाइट कोयला, सबसे जो आपका भूरे रंग का कोयला होता है वो विशेषता है लिग्नाइट की। फिर पीट, सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है पीट, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और नमी की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 10, भारत में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? मुंबई हाई, अंकलेश्वर, कलोल गुजरात और डिगबोई, नहर कटिया और मोरन हुगरीजन, ये कहां पर है? असम के अंदर। फिर है HVJ गैस पाइपलाइन पर एक टिप्पणी लिखिए। HVJ गैस पाइपलाइन पर एक टिप्पणी। तो 1700 किलोमीटर लंबी, H का मतलब हजीरा, V का मतलब विजयपुर और J का मतलब जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने का काम करती है। यानी HVJ जिसका नाम है पूरा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ये कितनी किलोमीटर लंबी है? 1700 किलोमीटर लंबी। ये मुंबई हाई और बसीन के क्षेत्र को पश्चिमी और जो उत्तरी भारत है उसके जो उर्वरक कारखाने हैं, विद्युत और अन्य जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनसे जोड़ने का काम करता है। फिर है भूतापीय ऊर्जा से क्या मतलब है?
भूतापीय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी भूमि के अंदर जो ताप मौजूद है उस ताप का उपयोग करके उत्पन्न की जाने वाली जो विद्युत है उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। भारत में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए शुरू की गई 2 प्रायोगिक परियोजनाओं के नाम। तो एक तो स्थापित की गई है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में, और दूसरी है लद्दाख में पोंगा घाटी के अंदर। वहां पर भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर बताना है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर। तो देखें, एक भाग में लिखा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरे भाग में है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो देखो परंपरागत का मतलब है कि जो पुरानी कई सारी परंपराओं यानी पुराने वर्षों से, हजारों वर्षों से जिनका उपयोग करते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा भी किया गया था, हमारे दादाओं परदादाओं के द्वारा भी किया था, और आज भी उनका उपयोग हम ईंधन के स्रोत के रूप में कर रहे हैं। तो वो सारे हैं परंपरागत, जो पुरानी परंपराओं से चले आ रहे हैं। तो देखो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में इनमें लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, जल और ताप विद्युत शामिल है। वही गैर परंपरागत की बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सारे ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। फिर कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस कैसे हैं? अनवीकरण योग्य, यानी एक बार समाप्त हो गए तो इन्हें पुनः उत्पन्न करना लगभग नामुमकिन है। वही बात करें गैर परंपरागत, तो परमाणु ऊर्जा को छोड़कर बाकी जो भी आपके ऊर्जा के स्रोत हैं वो कैसे हैं? नवीकरण योग्य, यानी ये इनका कितना भी इस्तेमाल कर लो ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। फिर जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 5 के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।